अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3400 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, जो कि गुज़श्ता 5 महीने में एक रोज़ में आने वाले केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद ऑपोजिशन को अपने लाहौर जलसे की फ़िक्र है और कहा जा रहा है कि हम हर हाल में जलसा करके रहेंगे, जबकि हुकूमत तो पहले ही ऑपोजिशन के जलसों को रेजिस्ट ना करने का फ़ैसला कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आवाम की सेहत की परवाह है किसे, हुकूमत का या ऑपोजिशन को। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोरोना वायरस की वजह से अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के लिए एक आम शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद किया गया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव पर एतमाद करें। अवामी नुमाइंदों का किरदार अवाम को नुकसान से बचाना है। तवक्को है कि हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस अवाम को मुत्तहिद करेंगे। अदालत ने अपने फैसले में यह लिखा कि अगर पार्लियामेंट, मुंतखब हुकूमत और दीगर सियासी क़यादत ने कोरोना में किरदार न निभाने का फैसला कर लिया तो अदालती फैसले गैर मौसर होंगे। जंग, मुआशी मामलात, खारजा अमूर, कुदरती जो आफात हैं, ये अदालतें नहीं पार्लियामेंट इससे निपटती है। जबकि दौरान समाअत भी अदालत की जानिब से अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने यह कहा कि यहाँ पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, अगर सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो फिर अदालत क्यों मुदाखलत करे। अदालती हुक्म पर तो कोई अमल कर ही नहीं रहा और सियासत में मशगूल है, तो हम फिर क्यों इंटरफेयर करें। अब सवाल यह है कि अपोजिशन तो मामलात को पार्लियामेंट में लाना ही नहीं चाहती। अपोजिशन की जानिब से कोरोना से मुतालिक पार्लियामानी कमेटी के इजलास का भी बायकॉट किया गया था। ऐसे में फिर कौमी हिकमत अमली कैसे बनेगी, जबकि PDM जमात लाहौर जलसे को फैसला कुन करार दे रही और कहा जा रहा है कि हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है। लेकिन क्या वाकई मुल्क में ऐसा सियासी माहौल है कि हुकूमत चली जाए? PDM कैसे हुकूमत को घर भेजेगी? PDM के पास मौजूद ऑप्शंस क्या हैं? इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने से क्या वाकई हुकूमत घर जा सकती है? इस सारी सिचुएशन पे मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। हामिद मीर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से अवामी इज्तिमात पर ज़ाहिर पाबंदी के लिए जो दरख्वास्त दी गई तो उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया है कि भाई पार्लियामेंट है, अवामी नुमाइंदे हैं, वो फैसला करें, वो इम्प्लीमेंट करवाएं, वो अवामी इज्तिमात को रोकें, वो जलसों को रोकें। पार्लियामेंट के होते हुए, अवामी नुमाइंदों के होते हुए अब अदालत क्यों उन मामलात में मदाखलत करें। लेकिन आप भी जानते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत रेजिस्ट नहीं करेगी, मदाखलत नहीं करेगी, मज़ामत नहीं करेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत के इस फैसले के बावजूद, इस फैसले के बाद कोरोना फैलता है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये हुकूमत जिसने रेजिस्ट ना करने का फैसला किया है या वो ऑपोजिशन जो मान ही नहीं रही? देखिए, कोरोना तो ऑलरेडी फैला हुआ है। हाँ। और इसकी जो दूसरी लहर है, ये दूसरी लहर जो है ये ऑपोजिशन के इन जलसों से पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थोड़े दिन पहले जो NCOC के जो फैसले थे उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो अब NCOC जो है उसमें आपको पता है, मैं भी उनके मीटिंग्स में कई दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सबके नुमाइंदे मौजूद होते हैं। और वहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत से फैसले जो है इत्तेफाक राय से होते हैं। तो अगर पहले जो है वो इत्तेफाक राय से फैसले होते रहे हैं तो मेरा ख्याल है अभी भी इत्तेफाक राय से हो सकते हैं। और इसके अलावा जो उसके ऊपर एक और बॉडी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी NCC, तो उसका जो पिछला इजलास था जिस इजलास के बाद वजीर आज़म साहब ने कहा जी कि अब जो सियासी इज्तिमात हैं उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो वो जो इजलास था उसमें जो सिंध की नुमाइंदगी कर रही थी डॉक्टर अजरा पेचू और आज़ाद कश्मीर के जो नुमाइंदगी कर रहे थे वजीर आज़म फारूक हैदर साहब, उन्होंने वजीर आज़म से कहा था कि ये एक सियासी फैसला है तो कोई ऐलान करने से पहले आपको सबको एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन वजीर आज़म ने एतमाद में नहीं लिया और उन्होंने एक फैसले का ऐलान कर दिया, फिर वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। और मुल्तान का जो जलसा हुआ तो वो उनकी हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वजीर आज़म को चाहिए कि अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लेके आए और ये एक इंसान, इन लोगों की, पाकिस्तानियों की सेहत का मसला है और जबरदस्ती करें या अपील करें? अपील उस ऑपोजिशन के सामने जिसके साथ वो बात करना पसंद नहीं करते, हटविट डंडे का इस्तेमाल क्या करें? ये देखिए, आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया है उसमें बड़ा अच्छा जवाब मौजूद है कि ऐसी ऑपोजिशन जिससे वजीर आज़म साहब बात करना पसंद नहीं करते, तो
तो अगर वजीर आजम साहब ऑपोजिशन से बात करना पसंद नहीं करते तो ऑपोजिशन भी फिर यही कहती है भी हम भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी आपके साथ आगे बैठते हैं तो आप ये तासुर देते हैं कि जी शायद हमें कोई एनआरओ चाहिए, तो इस मरतबा हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमने आपको एनआरओ नहीं देना। तो इस वक्त मसला यह है कि पाकिस्तान में जो हमारी सियासत है उसमें जो सियासी इख्तलाफ है वो जाती लड़ाई बन चुका है, और वजीर आजम साहब बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो हुकूमत के वजीर आजम है, उनका स्टेक ज्यादा बड़ा है, तो उनको थोड़ी सी आजिज़ी दिखानी चाहिए और उनको ऑपोजिशन के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन भी तो डायलॉग करना चाहती है, जिन कुव्वतों के साथ करना चाहती है आपको भी पता है। शहबाज शरीफ साहब नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, सियासी कुव्वतों के माबैन डायलॉग की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन आपको पता है किस जगह पर डायलॉग करना चाहती है, कहाँ बैठकर डायलॉग करना चाहती है। तो ये ऑपोजिशन का भी तो दोहरा म्यार है। जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप अपनी तकरीरों में क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ आपने एक बयानिया अपनाया हुआ है, उसी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर आप इस हुकूमत को गिराना भी चाहते हैं। कि ये ऑपोजिशन का भी तो दौरा में आ रहा है। मेरी इंफॉर्मेशन जरा मुख्तलिफ है। आज अभी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे भी आसिफ जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की आपस में बड़ी तफसीली बातचीत हुई है टेलीफोन पर, और उससे पहले भी उनकी तकरीबन 2-3 दफा बातचीत हो चुकी है। आज उनका चौथा कॉन्टैक्ट था टेलीफोन पर, और इसके अलावा बिलावल साहब का और मरियम नवाज शरीफ साहब का भी आपस में राब्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से भी मेरी इस पर बड़ी तफसीली बात हुई है। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ऑपोजिशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन जो है फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करना चाह रही, और जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, नेशनल डायलॉग की बात की है, ये पुरानी पहले से बात कर रहे हैं। इदारों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का आजकल राब्ता नहीं है, वो डिटेंशन में है, 4-5 दिन के लिए बाहर आए थे। इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो इत्तेहादी जमातें, जो उनके जो सरबराहों की आपस में जो बातचीत हो रही है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जलसे करने हैं और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। जिस एस्टेब्लिशमेंट का आप कह रही हैं कि वो उससे बातचीत करना चाह रहे हैं, फिलहाल उस एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहती। अच्छा, ये मैं आपको उनकी नई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो ऑपोजिशन जलसों के लिए इतनी बजिद क्यों है हामिद मीर साहब? क्या हमारे मुल्क की ये हिस्ट्री है? जलसों से तो हुकूमतें घर नहीं कभी भी उनको घर भेजा गया। हाँ, अलबत्ता लॉन्ग मार्च की एक हिस्ट्री है हम लोगों की, कि लॉन्ग मार्च में हमने अपना सियासी जो माहौल है वो बदलता देखा है, फैसलों को बदलता देखा है, हुकूमतों को जाते देखा है। तो आपको लगता है क्यों बजिद है ऑपोजिशन जलसे करने के लिए? क्या मिलेगा इन्हें जलसों से? देखिए, ऑपोजिशन जो है ना, वो उनके लीडर्स जो हैं वो आपस में जो बातचीत करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो पीडीएम की जो जमातें हैं, उसके जो सरबराह हैं, ये आजकल कोशिश ये करते हैं कि इनकी जो मीटिंग होती है, जो आपस में बातचीत करते हैं, ये कुछ इन्होंने इजलास रखे होते हैं मीडिया के लिए, लेकिन कुछ इजलास जो है ये मीडिया को नहीं बताते, ये आपस में बातचीत करते हैं और मीडिया के साथ अपनी स्ट्रेटजी को शेयर नहीं करते। जैसा कि गलत फहमी है, जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको तो पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट की जो मौजूदा क़यादत है उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाह रहे। तो इस वक्त जो ऑपोजिशन है, इसने ये जो पीडीएम की क़यादत है, इन्होंने पिछले दिनों जब ये मुल्तान में थे तो वहां पर इनकी आपस में एक कंसल्टेशन हुई, तो उसमें ये कहा गया जी कि 1992 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑपोजिशन में थी और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च किया था। और उस लॉन्ग मार्च में बज़ाहिर सिर्फ नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन जाते जाते नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने साथ गुलाम साख खान को भी ले गए थे। तो और साथ ही साथ पूरी पार्लियामेंट भी ले गए थे। तो ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि अगर उस तरह का प्रेशर हम दोबारा एक्सर्ट करें तो हम जो है ये आइन और कानून के अंदर रहते हुए कोई तब्दीली ला सकते हैं। ये अब उनका ख्याल है, और क्योंकि उनके पास ऐसा हो सकता है इस ऑपोजिशन में इतना दमखम है कि वैसा प्रेशर डाल सकें। देखें, हुकूमत ने जो मुल्तान में इस ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की तो उनकी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन अब अगले दिन फिर इसहाक डार साहब जो है वो हुकूमत की मदद के लिए आए और उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया कि ऑपोजिशन ने मुल्तान के में जो कामयाब जलसा करके जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था, वो 24 घंटे से पहले ही उसका इम्पैक्ट जो है वो इसहाक डार के एक इंटरव्यू ने खत्म कर दिया। तो अब अगर 13 दिसंबर को ये जो ऑपोजिशन जमातें हैं, ये मीनार पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती हैं, उसके बाद एक टेम्पो बनेगा और फिर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और अगर इस्लामाबाद में ये काफी बड़ी तादाद में लोगों को ले आते हैं तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए काफी मुश्किल। इसहाक डार के इंटरव्यू पे मैं जरा बात करती हूँ।
ये जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है जलसों को ना रोकने की, आप समझते हैं कि एक समझदाराना फ़ैसला है, सही फ़ैसला है? भले ही मौलाना साहब उकसा रहे हैं कि हमारे डंडे से डर गए, ये 11 जमातों का इत्तेहाद है, हुकूमत डर गई, खौफ में चली गई, लेकिन आपको लगता नहीं है कि हुकूमत समझदारी का मुजाहरा कर रही है, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो मॉडल टाउन की तारीख दोहराना नहीं चाहती? आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला है? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसने कोशिश करके देख ली। हाँ। हुकूमत ने पहले गुजरावाला में जो पहला जलसा था उसको रोकने की कोशिश की, वहां पे कंटेनर लगाए, लेकिन उसमें हुकूमत नाकाम हो गई। हाँ। फिर उसके बाद अगला जलसा कोयटा में था, वहां पर उन्होंने कोयटा के जलसे में उन्होंने सब कुछ सिस्टम जैम कर दिया, वहां पर जो उन्होंने भी कोयटा शहर सारा बंद कर दिया, इसके बावजूद वहां पे जलसा हो गया। कराची में ऑपोजिशन को किसी मुश्किल का सामना नहीं था। और उसके बाद जो मुल्तान है, यहाँ पर तो इन्होंने इंतहा कर दी ना। मैंने तो पिछले कई सालों में मैंने नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने ऑपोजिशन पे इतना बड़ा क्रैकडाउन किया हो और उसके सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया हो, सारे रास्ते बंद कर दिए हो, हजारों की तादाद में पुलिस को डिप्लॉय कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद जब हुकूमत नाकाम हो गई तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कोई समझदारी नहीं है हुकूमत की। ये मैं नहीं मानता कि हुकूमत को समझदारी चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। हुकूमत चाहे ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमत के आगे खड़ा होना इतना आसान है? हामिद मीर साहब, भाई हुकूमत ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके देख ली और आपके सामने ऑपोजिशन ने उनकी रिट को चैलेंज किया और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं डंडे का जवाब डंडे से दूंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा अगली दफा हम सिर्फ डंडा खाएंगे नहीं, डंडा मारेंगे भी। तो खड़ी हुई ना ऑपोजिशन, सही है या गलत है, खड़ी तो हुई है और हुकूमत फेल हो गई। तो अब वो जो उनकी फेल्ड स्ट्रेटजी है उसके बाद वो क्या करें? चारों ना चार अब वो कह रहे हैं कि अब हम आपका जलसा नहीं रोकेंगे। तो इसमें कौन सी समझदारी है? ये समझदारी नहीं है, ये हुकूमत की शिकस्त है। अच्छा, आप समझ रहे हैं हुकूमत की शिकस्त है। अच्छा, जरा अब आ जाते हैं जरा डार साहब के इंटरव्यू पे, ये क्या हलचल मचाई हुई है? मुझे तो सबसे पहले आप जरा उस एक डबल स्टैंडर्ड जो एक दौरा म्यार है हम लोगों ने भी अपनाया हुआ है। हम एक तरफ मना है जी, आप मफरूर का एक इश्तिहारी का इंटरव्यू आप अपने टीवी चैनल्स पर पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चल सकता, लेकिन जब वही शख्स बाहर बैठा वाया बीबीसी इंटरव्यू देता है और हम अपने टीवी चैनल्स पर चलाते हैं वाया बीबीसी, तो वो हलाल कैसे हो जाता है इंटरव्यू हमारे मीडिया चैनल्स पे? कैसे? देखिए, मुझे यकीन है कि जो सवाल उस बरतानवी सहाफ़ी ने इसहाक डार से किए हैं, वही सवाल जो है आपको अगर मौका मिले और आप अगर इसहाक डार से वो सवाल करें तो मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से वो सवाल कर सकती हैं। वो तो बेचारा नीचे से कागज पे लिखे हुए सवाल पढ़ रहा था, जिस तरह के कोई वो किताब पढ़ रहा है तो नीचे से लिखे हुए सवाल पढ़ रहा था। आप उसको बगैर पढ़े हुए भी बड़े अच्छे सवाल कर सकती हैं। और इसहाक डार साहब जिस तरह वहां पे कोई जवाब नहीं दे सके, मेरा ख्याल है यहाँ पे भी कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। बल्कि जब वो यहाँ पाकिस्तान में थे, वजीर खजाना थे, तो कभी हम उनको सवाल किया करते थे तो वो जवाब देने की बजाय उल्टा कहते थे, हाँ जी आप ये सवाल इसलिए करें क्योंकि आप इमरान खान के दोस्त हैं। वो जी क्योंकि आप इमरान खान के दोस्त हैं, वो आपका दोस्त है। लेकिन गोरे को स्नब नहीं कर सके, गोरे को चुप नहीं करा सके। गोरे को वो देखिए ना, यही बात है ना, ये बड़े अफसोस की बात है कि काश के वो गोरे को भी थोड़ा स्नब करने की कोशिश करते ना। तो अब इमरान खान साहब को भी अच्छी तरह पता है, उनके वजीरों को भी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जब डार साहब वजीर खजाना थे तो ये तमाम सवालात उनको कई एंकर्स ने, कई सहाफियों ने ये सवालात किए और उनके पास जवाब नहीं होता था, वो उल्टा गुस्सा दिखाते थे। लेकिन अब क्योंकि ये सवाल एक गोरे ने किया है तो उस गोरे की इमरान खान भी तारीफ कर रहे हैं और इसहाक डार भी उसके सामने चुप करके बैठे रहे क्योंकि वो गोरा था। तो मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब जो है उनकी कोई प्रेपरेशन नहीं थी और वो अगर वहां पे कोई और उनकी जगह पे मुस्लिम लीग नून का रहनुमा होता वो बड़े अच्छे जवाब दे सकता था। तो इसहाक डार साहब को चाहिए कि बीबीसी जैसे फोरम पे जाके तो इस तरह के एंकर्स के सामने ना बैठा करें। हाँ, इकोनॉमी पे वो बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं, वो एक अच्छे टेक्नोक्रेट है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद साबित हुआ है कि वो अच्छे सियासतदान नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी। एक आखिरी सवाल, ये जो नैब ने 2 नोटिस जारी किए हैं मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को, पहले में वो पेश नहीं हुए, जो 1 दिसंबर को दिया, दूसरा आज दिया, तो आपको नहीं लग जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं कि साबका अदवार में उन्होंने जिस तरीके से $1,11,25,000 की गैर कानूनी अदायगियाँ की, तो इखलाकियात का तकाजा तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए उन्हें कहें कि आप इनका सामना करें, वहाँ से क्लियर हों, दोबारा आएँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इखलाकियात का सबक जो है ना, वो अगर हम नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका एक तवील रिकॉर्ड है। वो एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन थे, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, फिर वो मिसिंग पर्सनस कमीशन जो है उसके बारे में
लोग उनके किरदार से मुतमिन नहीं है। अब वो नैब के चेयरमैन बन गए। ये उनकी रिटायरमेंट के बाद तीसरी असाइनमेंट है जिसपे के लोग जो है उनके किरदार से मुतमिन नहीं है। तो उनको चाहिए, देखें आज हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने एक केस की समाअत के दौरान नैब के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए आज सुबह। तो उसके बाद फिर नैब ने कहा अब इसको जरा बैलेंस करें, तो उन्होंने हफीज शेख साहब को एक पुराना नोटिस दे दिया। और ये उस जमाने की बात है 8-9 साल पहले, जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना थे। तो नैब जो है वो इतने 8-9 साल खामोश रही है। उसको नहीं था पता कि ये $1 करोड़ 11 लाख की उन्होंने गलत पेमेंट की हुई है। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है, ढकोसला है। और आप कह रहे हैं बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट है। और नैब के चेयरमैन जो हैं वो जो कुछ उन्होंने ऑपोजिशन के सियासतदानों के साथ किया वो कुछ वो हफीज शेख साहब के साथ तो नहीं करेंगे। नोटिस जारी करते हैं, जिस तरह के उन्होंने उस्मान बुज़दार को भी एक नोटिस जारी कर दिया और बाद में खत्म हो गया। सही, तो कुछ भी नहीं, फ्रॉड है सारा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब हामिद मीर साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, ऑपोजिशन बड़े ज़ोर शोर से कह रही है कि 13 दिसंबर का जो जलसा है इससे पहले बेहतर है कि हुकूमत घर चली जाए, इसके बाद हमने लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च वो फैसला कुन आप लोगों का मरहला होगा। आखिर आप लोग क्या समझते हैं कि आपके जलसे करने से या लॉन्ग मार्च करने से हुकूमत क्यों घर जाएगी? ये 126 दिन का धरना पूरी दुनिया जानती है जिस तरीके से इमरान खान ने दिया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत दिया। आप लोगों की हुकूमत टस से मस नहीं हुई थी, ठीक है? तो आप लोगों को किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रही है कि लाहौर का जलसा और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या हुकूमत घर चली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने एक अच्छा कंपैरिजन खुद भी दिया है। उस वक्त और इस वक्त के जलसों में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त का धरना जो था वो धरना इस इशू पे नहीं था। आज जो अपोजिशन निकली है ये वो अवामी इशू है, वो इशू है जो पाकिस्तान के लोगों को दरपेश हैं। ये इशू जो महंगाई का सबसे बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लोग इस महंगाई के हाथों पिस रहे हैं, परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उसके अलावा महंगाई के अलावा जो दवाइयों की कीमतें आपने देख ली बढ़ी हैं, जो आटे की कीमत बढ़ी है, जो चीनी की कीमत बढ़ी है, जो दवाइयों की कीमतों और आटे और चीनी की कीमतों पर जो डाके डाल के पैसा बनाया गया है, जो इस मुल्क के गवर्नेंस के इशू हैं, जो गुर्बत तेजी से बढ़ रही है, जो बेरोजगारी हो रही है। लेकिन कोरोना वायरस की शदीद लहर में कोई एक आम आदमी क्यों अपनी जान को खतरे में डाल के आपके जलसों में आएगा? क्या मिलेगा उसको जलसों में आने से? ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो इस हुकूमत को कहें कि मेहरबानी करके डरे नहीं। अगर अवाम हमारे जलसों में नहीं आए, अगर अवाम कह दे कि हम आपके जलसों में नहीं आते, अवाम कहे कि इमरान खान साहब के कारनामा से हम खुश हैं, अवाम कहे इस मुल्क में बेरोजगारी नहीं है, अवाम कहेंगे गुर्बत नहीं है, तो हमारे जलसे नाकाम हो जाएंगे। लेकिन अगर जलसों में लोग खुद आते हैं, लोग खुद आके कह रहे हैं, आपने देखा कि क्या जोश है जलसों में, इसलिए इस हुकूमत ने लोगों के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दी है कि लोगों के लिए आप अपनी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया। हमारे मुल्क की हिस्ट्री है कि जलसों से हुकूमतें कभी गिरी हो, जलसों से हुकूमतों को घर भेजा गया हो? क्या ये हमारे मुल्क की हिस्ट्री है? देखिए, ये कई फोरम्स होते हैं। सबसे पहले ये फोरम हमने ये मामलात पार्लियामान के अंदर उठाए हैं, फिर आपके टॉक शोज के अंदर उठाए हैं। हुकूमत ने टच से मिस नहीं किया और इमरान खान साहब ताने दिया करते थे। वो कहते थे इनके पास तो लोग ही नहीं है, इनके साथ तो कोई आदमी नहीं है, मैं इनको कंटेनर मुहैया करूंगा। ये मेहरबानी करके जाएं अवाम में जाएं और पूछे अवाम मुझसे तंग है। अब जब हम अवाम में गए हैं, अवाम निकल पड़ी है इनके खिलाफ, अब ये पाबंदी लगाते हैं, अब ये लोगों को अंदर करते हैं। उन्होंने इजाजत दे दी है, कोई पाबंदी नहीं लगा रहा आपके जलसों पे। उन्होंने कहा है कि मज़ाहमत ना करने का फैसला किया। आपने मेहरबानी करके देखा है कि मुल्तान के अंदर क्या हुआ है? सियासी जमातों और सियासी वर्करों के साथ जो सलूक किया गया है, जिस तरह स्टेडियम को सील किया गया है, जिस तरह FIR काटी गई हैं, जिस तरह लोगों को वहां उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी गई है, पूरी
मशीनरी हुकूमत के इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुल्तान की गली गली से लोग बाहर निकले और पूरा मुल्तान जलसे में बदल गया है। इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रही थी। अब ये इनको अब नजर आ गया अगर ये अब चाहे भी तो इनकी पाबंदी काम नहीं कर सकती, ये पाबंदी लगा नहीं सकते। पाबंदी आप कुछ लोगों पे लगा सकते हैं, पाबंदी आप कुछ 100 लोगों पे लगा सकते हैं, कुछ 1000 लोगों पे क्या लोगों की जानों को पेश नजर रखते हुए, उनकी जानों की हिफाजत को देखते हुए आप लोग 1-2 महीने के लिए अपने जलसे मौखर नहीं कर सकते? अगर आप लोगों को आम आवाम का इतना ही ख्याल है, ये महंगाई, ये आटा, ये चीनी तभी काम का है ना जब लोगों की जिंदगियां बाकी रहेंगी। जब लोगों की जिंदगियां ही नहीं बाकी रहेंगी तो किसको पता चीनी महंगी हुई, आटा नायाब हुआ, आटा महंगा हुआ, इमरान खान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लोगों की जिंदगियों के साथ तो ना खेलें। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये भी आपका। देखेंगे अगर हुकूमत ने जब पहले कोरोना फर्स्ट वेव आई थी उस वक्त हुकूमत ने कुछ एक्शन लिए थे, उन्होंने कुछ चीज़ों को लॉकडाउन किया था, उन्होंने कुछ मार्केटें बंद की थी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर शादियों पर पाबंदी लगा दी थी, उन्होंने कुछ SOPs जो हैं उनको पहले उनको इन्फोर्स करवाने की कोशिश की थी। आज आप देख लें कि कोई SOP कहीं इन्फोर्स नहीं करवा रहा। उसी तरह मार्केटें खुली हुई हैं, उसी तरह शादियां हो रही हैं, उसी तरह बिजनेस एज यूजुअल है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आप देख लें उसी तरह ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, कोई कहीं पे पाबंदी नहीं है। अगर हुकूमत किसी और जगह पर पाबंदी नहीं लगा रही तो सिर्फ वो जलसे, आप क्यों गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? आप तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हमने बिल्कुल किया है, लेकिन हुकूमत अगर बाकी चीजों पर पाबंदी लगा दे, अगर वाकई वो लॉकडाउन करना चाहें, अगर वो बाकी चीजों में इन्फोर्स करें तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हॉस्पिटल की कैपेसिटी इन्होंने नहीं बढ़ाई है। आज उसी तरह मार्केटों में उसी तरह काम हो रहा है, उसी तरह बिजनेस एज यूजुअल है। सिर्फ सारा मीडिया की तवज्जो करवाने के लिए हुकूमत जो अपोजिशन के जलसे उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के जलसों से वो खौफ है। समझते हैं कि इसहाक डार के इंटरव्यू के बाद एक मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया है जो लेकर चल रही है मुस्लिम लीग नून, अब मुस्लिम लीग नून एक्सपोज हुई है, बयानिया एक्सपोज हुआ है। कहीं आप लोगों में जा रहे हैं कि आपको नेगेटिव कोई इसका रिएक्शन मिल रहा है कि इसहाक डार ने इंटरव्यू सही नहीं दिया, या वो कंफ्यूज हो गए, या वो झूठ बोल रहे थे एंकर के सामने? यहाँ तो पाकिस्तानी मीडिया के सामने तो बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, वहाँ जुर्रत नहीं हुई कि सही बात ही कर सकें। ये भी आपकी मेरा ख्याल है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। उनके पाकिस्तान के मीडिया में काश जो जावेद चौधरी साहब ने उनका इंटरव्यू हुआ किया है, इन सब में इतनी जरूरत होती कि वो इंटरव्यू दिखाते हो, सच का पता चल जाता। बाकी मीडिया में भी इतनी जरूरत हो कि वो उनका जो इंटरव्यूज लिए हैं वो दिखा सके। आप तो वो दिखा नहीं कोई सका, दिखा सकते नहीं है। और उनका वो जो अदालतों से भागा हुआ, जरा सवाल पूरा सुन तो जवाब मेहरबानी करें। मैंने आपका बड़ी कोर्स से सुना है, आप बड़ी सीनियर हैं, आप जरा जवाब सुने, मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अगर पूरा इंटरव्यू उनका दिखा देते, अगर वो दिखा देते कि उन्होंने बात कही क्या है। अब मेरा प्रोग्राम में आपके साथ बैठ के कर रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम के सवाल के कुछ हिस्से आप उठा के कोई दिखा दे तो वो जाहिर है वो पूरी बात मेरी बाहर नहीं पहुंचेगी। मुमकिन है वो अपनी मर्जी की बात दिखा दे। हम उनके ऊपर जो केसेस थे वो उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूरा इंटरव्यू का जवाब दिया है, इंटरव्यू से इख्तिलाफात किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो इंटरव्यू अगर नहीं ठीक था, पूरा इंटरव्यू होना चाहिए था। जो उन्होंने बाकी जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू किया है वो भी दिखा देते तो सारी चीजें सामने आ जाती। क्या ये सवालात वैलिड नहीं थे कि अगर सब कुछ इतना साफ शफाफ है, आपके ऊपर इल्जामात गलत हैं, जब एंकर ने पूछा तो कि आप जाकर फिर पाकिस्तान में अदालतों का सामना करें, तो इसके पास उनका कोई जवाब नहीं था सिवाय इस जवाब के कि नैब की कस्टडी में लोग मर जाते हैं। मुझे हमें कोई मिसाल दे दें कि नैब की कस्टडी में लोग मरे हों। देखिए एक बात आप ये देख लें कि आप यहाँ हैं, जो नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो इस हुकूमत ने जो माहौल क्रिएट किया गया है, जिस तरह का इन्होंने अपने अपोजिशन को दुश्मन समझा हुआ है, जिस तरह उनकी इज्जतें खराब कर रहे हैं, जिस तरह उनकी इज्जतें उछाल रहे हैं, आज तक जितने भी, बाकी को तो छोड़े, इसहाक डार साहब तो बाहर हैं, जब आप यहाँ मौजूद सारे बाकी हैं, क्या नैब का एक केस ये साबित कर सके? इन्होंने हमारे सारी लीडरशिप को जेल में भेजा है, इन्होंने कहा अरबों रुपए लेके आएंगे। उन्होंने उनका कहने का मसला था कि नैब पैसा तंग कर रही है लोगों को, यकीनन कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। मेरे इस वक्त में मेरे उसमें नहीं आ रहा कि कौन से लोग मरे हैं, लेकिन
यकीनन उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने जावेद चौधरी साहब को जो इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू चलवाएं सारा, उसमें उस सारे सवालों का जवाब है। मेहरबानी करके अगर उस चैनल में नहीं चलवाता आप अपने चैनल पे चलवा दें ताकि सारे सवालों के जवाब मिल जाए। भाई हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर सकते, एक अदालतों से भागा हुआ शख्स अदालतों के बार बुलाने के बावजूद क्यों नहीं आ सकते? यही तो सवाल था कि क्यों नहीं आ सकते? कैसे आ गया उनका सारे चैनल पे? अगर पाबंदी थी तो फिर बीबीसी वाले इंटरव्यू पे भी पाबंदी होनी चाहिए थी। सही, ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। ये सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि वाकई अगर उनके इंटरव्यूज पर पाबंदी है तो यहाँ के मीडिया को वो इंटरव्यू भी नहीं दिखाना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड, हम एंकर्स ये बात कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन जब बाकी उनका इंटरव्यू का कुछ हिस्सा दिखा सकते हैं तो फिर मेहरबानी करके हमारा सवाल वैलिड बनता है कि बाकी ये सारे जुर्रत करते, कर्ज रखते और कहते कि हमने चूंकि वो इंटरव्यू भी दिखाया था हम ये भी दिखाएंगे, तो फिर लोगों को सच का सच पता चल जाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया को अब ये फैसला करना होगा कि इसे दहशतगर्द भारत का साथ देना है या अमन पसंद पाकिस्तान का। दुनिया का अमन अजीज़ है या भारत के साथ अपने मफादात। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद भी दुनिया के सामने रख दिए हैं और अफ़गान पीस प्रोसेस में भरपूर किरदार अदा करने की अपनी अमन पसंदी को भी साबित किया है। अब बॉल जो है ये आलमी दुनिया के कोर्ट में है। जी हाँ, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक अहम इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक पेश किए गए डोजियर को आलमी बिरादरी बहुत संजीदगी से देख रही है। आलमी दुनिया इस पर बात कर रही है। ये डोजियर पाकिस्तान के इस बयानिए की सदाकत थी जो पाकिस्तान एक तवील अरसे से कह रहा था। इस डोजियर में भारतीय रियासती मुआवनत से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी के तमाम सबूत पेश किए गए हैं। अब हम इस डोजियर को तमाम मुमकिन जो फोरम्स हैं उन पर लेकर जाएंगे। इंटरव्यू में अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से मुतालिक तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि भारत अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPAC को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं। भारत CPAC पर काम करने वाली चीनी अफरादी क़ुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है। हम अफ़गान क़यादत से इस मसले पर बात करते रहते हैं, लेकिन हम अफ़गान हुकूमत के कैपेसिटी इश्यूज़ जो हैं उसको भी तस्लीम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अफ़गान हुकूमत को ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं देते। सवाल ये है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी अब बेनकाब हो चुकी है। दुनिया में सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया भारत को इस दहशतगर्दी से रोकेगी या नहीं? जबकि DGISPR ने यह भी कहा कि भारत तनाव को बढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसका मामूल है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान ने हमेशा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसा कि 27 फरवरी 2019 को दिया था और पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। लेकिन हमने ये भी देखा कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपने सियासी ज़ाती मफादात और जो एक भारतीय एजेंडा था, अयाज सादिक के बयान ने उसको फ़रोग दिया और जीत को भारत के पलड़े में डाला, जो कि न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी था बल्कि इससे मोदी सरकार ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया। दूसरी तरफ अफ़गान पीस प्रोसेस में अहम पेशरफ्त सामने आई है और लग ऐसे रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन का जो ख्वाब है ये जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। 19 साल जंग के बाद अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान इब्तदाई मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। 19 साल जंग के दौरान ये दोनों फ़रीक़ैन के माबैन पहला तहरीरी मुआहदा है जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस मुआहदे में आइंदा के मुज़ाकरात, डायलॉग, मुस्तकबिल का जो पॉलिटिकल सेटअप, सियासी नक्शा और जामे सीज़ फायर जैसे जो ऑप्शंस हैं इनसे मुतालिक रूल्स और तरीक़ाकार क्या होगा इसको वज़ा किया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया के अहम ममालिक इसको वेलकम कर रहे हैं, इसका खैर मकदम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद फ़रीक़ैन के माबैन बातचीत की जो राह है ये मज़ीद हमवार होगी। अफ़गानिस्तान में जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए भी ये मुआहदा अहम है, लेकिन अभी अंदाज़ा इस बात का लगाना मुश्किल है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मामला तय होने में मज़ीद कितना वक्त लगेगा।
ट्रंप अफगानिस्तान से जल्द अपनी अफवाज के इनखला के लिए पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के दौर इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले अफ़गान तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो हतमी मुआहदा है, बातचीत है, ये मुकम्मल हो जाएगी? इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, आज DGISPR ने कहा कि भारत अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPAC को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं, वो CPAC पर काम करने वाली चीनी अफरादी जो क़ुव्वत है और वहाँ की जो मकामी लेबर है उसको निशाना बनाता है। रुस्तम शाह साहब, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, इस बात का भी इजहार हम बरमला कई बार कर चुके हैं। रॉ और NDS का जो नेक्सस है, इस बारे में भी सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत का कैपेसिटी इशू है, इसलिए हम इस पर जो है ना वो ज़्यादा बात नहीं करते। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि अफ़गान सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, वो इस काबिल नहीं है कि अपनी ज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके? देखिए, दोनों बातें हैं। एक बात यही है जो आप कह रही हैं कि अफ़गान हुकूमत की कैपेसिटी लिमिटेड है, उनका कंट्रोल महदूद है, तकरीबन 52% से ज़ायद टेरिटरी पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे इस वक्त 4 जो मिलिटेंट तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, उनके पास अपने अपने इलाके हैं, उनमें तालिबान भी हैं, फिर दाइश भी है, फिर फ़िदाई महाज भी है, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है। तो इन 4 बड़े बड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदगी में हुकूमत की जो रट है वो सिमट कर रह गया है, बहुत कम रह गया है। पहली बात तो ये है। सही। दूसरी बात यह है कि अफ़गान हुकूमत इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वो इसको तस्लीम ही नहीं करते। पहली बात यह कि हो सकता है कि उनके इल्म में न हो, ये भी हो सकता है। ये नहीं है कि अफ़गान हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, लेकिन ये हो सकता है कि उनके इल्म में ये बात न हो और हिंदुस्तानी जो वहाँ कौंसलेट हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हों। लेकिन सबूत देने के बाद उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस बारे में तहक़ीक़ात कर लें, और अगर इस बात में कोई हकीकत है कि उनकी सरजमीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोवर्टली या ओवरटली पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सूरत में अगर इस्तेमाल हो रही है, तो हिंदुस्तान से वो एहतजाज भी करें और इस सिलसिले को ख़त्म कर दें। क्योंकि आप समझते हैं ऐसे में पाकिस्तान की कोशिशें ये बेसूद नहीं होंगी? एक तरफ हम अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तालिबान को टेबल टॉक पर लाने पर, उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा करने पर पाकिस्तान की कोशिशें पूरी दुनिया के सामने हैं। अमेरिका ने भी इसको बड़ा वेलकम किया है, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। तो आपको नहीं लगता है एक तरफ हमारे खिलाफ वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, हम उनके मुल्क में अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी कोशिशों का? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक रास्ता है। पाकिस्तान के लिए एक वे आउट इस तरह बनता है कि अफगान हुकूमत की जो कैपेसिटी है उसकी बात तो हमने कर दी। पाकिस्तान को चाहिए कि ये सारा मामला अमेरिका के साथ टेकअप करे, क्योंकि अमेरिका की वहाँ पे ज़बरदस्त मौजूदगी है, वहाँ पे उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं, वहाँ पे उनके लोग हैं, CIA की अपनी वहाँ पे फौज है, कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी फोर्स अपनी जगह पर है, उनकी रेट अफगानिस्तान में हर जगह मौजूद है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका से ये बात कहे कि हम आपके एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हो गए। अब आप हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आगे बढ़े और कोशिश करें, और ये जो हो रहा है CPAC के खिलाफ, इसको आप रोक दें। तो अगर पाकिस्तान अमेरिका से बात करेगा तो हो सकता है कि उसके फिर कुछ बसबद नताइज हमारे सामने आ जाएं, क्योंकि अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तानी एफर्ट्स को इस तरह सैबोटेज किया जाए, क्योंकि ये सैबोटेज हो जाना असल में अमन प्रोसेस को सैबोटेज करना है, जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा।
बिल्कुल सही। अच्छा, कल अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों की तरफ से जो ऐलान हुआ, जिसके मुताबिक जो इंट्रा डायलॉग हैं, इंट्रा अफगान डायलॉग तालिबान के दरमियान और अफगान हुकूमत के दरमियान, ये जो पेशरफ्त है ये कितनी आपको लगता है ये मुस्बत पेशरफ्त है, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जो पीस प्रोसेस जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल होगा और एक हतमी एक नुक्ते पर अफगान हुकूमत और तालिबान एग्री हो जाएंगे? एक पेशरफ्त तो ज़रूर है, क्योंकि 3 महीने से वो एक फ्रेमवर्क पे बात कर रहे थे कि फ्रेमवर्क हो, एजेंडा कैसे हो, फ्रेमवर्क क्या हो। हाँ। अब वो फ्रेमवर्क पे उन्होंने कुछ उनका एग्रीमेंट हो गया है और जो एजेंडा आइटम्स हैं वो अब होना बाकी हैं। असल मसाइल तो इसके बाद होंगे, असल ब्रेक थ्रू तो उस वक्त आएगा जब वो जो बड़े कंटेंशियस इश्यूज हैं, जिसमें कि गवर्नेंस सिस्टम भी शामिल हैं, जिनमें कि एक मल्टीनेशनल एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत का क़याम भी शामिल है, जिसमें सीज फायर भी शामिल है, वो कंटेंशियस इश्यूज हैं, वो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं। जब तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, लेकिन ये एक पेशरफ जरूर है। अब आगे देखते हैं कि इस पेशरफ का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि तो आप समझते हैं कि अफवाज का इनखला, अमरीकी अफवाज का इनखला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि जल्दबाजी में अगर आप इनखला करते हैं तो यहाँ के हालात दोबारा खराब हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो ये बात हम जानते हैं कि ट्रंप अपना टेन्योर खत्म होने से पहले अपना अवाम के साथ किया गया ये वादा पूरा करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये नुकसान होगा जब तक अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कंसेंसस ना हो जाए मामलात पर? अफवाज का मुकम्मल इनखला नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि 29 फरवरी को जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा है साफ तौर के मई 2021 से पहले सब की सब फौज अफगानिस्तान से वापस चली जाएगी। हाँ। तो ये जो 15 जनवरी का डेडलाइन दिया है ट्रंप साहब ने, जो उसने कहा है कि 15 जनवरी तक मजीद 2000 फौज वापस बुला लेंगे, इसके बाद भी अमेरिका की फौज वहां पे मौजूद रहेगी। लेकिन इसके अलावा लोग ये भूल जाते हैं कि अमेरिकी फौज के अलावा वहां पे CIA की जो फौज है, जिसको अरबकीज कहते हैं, जिसको कंट्रैक्टर की सिक्योरिटी फोर्सेस कहा जाता है, वो भी बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है। तो ये जो क्लेम किया जा रहा है कि उजलत में कोई फैसला न हो, उजलत में कोई फैसला मैं नहीं समझता कि हो रहा है। देखिए, पिछले 1.5 साल से फौज आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, तो 1.5 साल और आइंदा 3-4 महीने, तो 2 साल में अगर आप फौज निकालें तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी उजलत से उन्होंने फैसला किया और फौज वापस निकाली। फौज के निकालने का अमल जो है वो तो 1.5 साल से शुरू है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जल्दी में निकल रही है, बल्कि ये तो तालिबान का मुतालबा है, अमेरिका ने इसको तस्लीम किया है, अफगान गवर्नमेंट उसके साथ उसमें शामिल है। सवाल का जवाब दे दें रुस्तम शाह साहब। एक तरफ अमेरिका अमन की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन होगा, इस खित्ते में अमन होगा, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ईरान पर हमले की धमकी, तेहरान जो है वो UAE पर हमले की धमकी दे रहा है। ये आपको लगता है मुसलमान मुल्क को दूसरे मुसलमान मुल्क से लड़ाने की साजिश की जा रही है? आप एक ही खित्ते में एक मुल्क से तो दहशतगर्दी ख़त्म करने चले हैं, लेकिन उसी खित्ते में दूसरे ममालिक को आप आपस में लड़ा रहे हैं, तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? देखिए, अब देखें कि जो बाइडेन की पॉलिसी क्या है, क्योंकि ट्रंप के वक्त में तो ईरानी साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया, उसको तो कत्ल कर लिया गया और ईरान ने कहा है कि इसमें इसराइल मुलविस है। लेकिन इसराइल के मुलविस के साथ होने के साथ साथ अमेरिका भी इसमें मुलविस इसलिए हो सकता है कि ट्रंप चाहते थे कि जो बाइडेन के लिए तकलीफ पैदा करें, उनके लिए मुश्किलात पैदा करें, ताकि जो एटमी मुआहदा हुआ है अमेरिका और ईरान में, ताकि जो बाइडेन जो है उसमें दोबारा दाखिल न हो, अमेरिका दोबारा उसमें न चला जाए, उसको सैबोटेज करने की कोशिश की गई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तज्जियाकार शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में
मुल्क में मौजूद गैर महफूज बायोमेट्रिक सिस्टम से आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात और मुल्की सलामती को दरपेश खतरात का अहम मसला उठाया था। हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि कैसे बायोमेट्रिक सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जाली पासपोर्ट, जाली शनाख्ती कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में ये मसला उठाए जाने के बाद वज़ारत दाखिला की काबीना कमेटी बराए कानून साजी एक्टिव हुई और इस कमेटी की जानिब से ये एतराफ़ किया गया कि डाटा के गैर मुनज़्ज़म ज़राए कौमी सलामती और लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरा हो चुके हैं। इस हवाले से अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 10 के तहत नादरा को शहरियों को रजिस्टर्ड करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि नादरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7 के तहत नादरा मुख्तलिफ डेटाबेस को एक मरकज़ी डेटाबेस में इकट्ठा करने में नाकाम हो चुका है, जबकि इस डेटा को बेहतर गवर्नेंस के लिए सरकारी और गैर सरकारी ज़राए से हासिल होने वाले आदाद शुमार को बेहतर तौर पर इस्तेमाल में ना लाना भी ये भी नादरा की नाकामी है। नादरा की नाअहली और नाकामी के बाद नेशनल रेपोजिटरी डेटा प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ डेटा का क़याम अब नागुज़ीर हो चुका है। इस तरह के डेटा के क़याम से पायदार तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए बर वक्त डेटा तक रसाई भी मुमकिन हो सकेगी और आदाद शुमार में इस्तेहकाम के ज़रिए इंटेलिजेंस के म्यार में भी बेहतरी लाई जा सकेगी, जबकि हुकूमती इदारों और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की फ़ैसला साजी की जो क़ुव्वत है इसमें भी इजाफा होगा। जबकि सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पोस्ट पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए डाटा को महफूज कर चुके हैं, जिससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पोस्ट ने यह काम कैसे सरअंजाम दिया और वफाकी हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है, बाद में बात करूँगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जब पिछले हमने ये स्टोरी की लास्ट वीक इस हवाले से कि जो गैर महफूज बायोमेट्रिक सिस्टम है आवाम को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, फिर मुल्क की सलामती को भी दरपेश खतरात का हमने बड़ा डिटेल में इसको हमने शेयर किया था अपने नाज़रीन के साथ। वज़ारत दाखिला क्या करने जा रही है? हमारी खबर पर इस पर एक्शन हुआ, क्या करने जा रहे हैं अब ये लोग? जी बिल्कुल शाजिया, पाकिस्तान को जहाँ पर कई चैलेंजेस दरपेश हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तान की कौमी सलामती और आवाम की ज़िंदगियों को जो एक बड़ा ख़तरा लाहक है, वो अब हम कह सकते हैं कि जो एक गैर महफूज हमारा डाटा सिस्टम है और उसके साथ हम देखते हैं कि 5th जनरेशन वॉर, साइबर अटैक, वो भी एक संगीन चैलेंजेस है। इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए अस्करी और सिविल इदारों की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है। हमने इस मामले को उजागर किया कि किस तरीके के साथ हमारे जो इदारे जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है एक सिक्योर, सेफ और अपडेटेड सिस्टम को अडॉप्ट करने की, जिसमें नादरा है, जिसमें पीटीए है, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर है, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री है, और उनके बर वक्त इकदाम न लेने की वजह से अब पाकिस्तानियों के अंदर अपने शनाख्त खोने का कर्ब है। उसके साथ साथ डाटा के गैर महफूज और लोगों का जो डाटा है, फिंगरप्रिंट्स हो, दीगर मालूमात हो, वो महफूज न होने की वजह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी खतरा है। अब इसी बात का एतराफ़ और इंकशाफ किया है वज़ारत दाखिला ने कैबिनेट कमेटी लेजिस्लेटिव के सामने, जहाँ पर उन्होंने बताया कि नादरा के कानून के अंदर जो उसके सेक्शन 7 है उसके अंदर एक शिक मौजूद थी कि हमने अपने सिस्टम को महफूज करने के लिए डाटा को प्रोटेक्शन के लिए इकदाम करने थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इकदाम नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क की कौमी सलामती को खतरात लाके और आवाम की जिंदगियों को भी खतरात लाके। खासकर हमने इसका भी जिक्र किया था कि एहसास कैश प्रोग्राम के तहत भी लोगों को इसका बड़ा जो है ना वो नुकसान भी हुआ था। बहुत से लोग एग्जिस्ट करते थे जो जिनकी अहलियत थी इस प्रोग्राम में अचीव करने की, जिनको पैसे मिलने थे, वो अहल होने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिले। हमने ये भी इशू उठाया था। जी शाजिया, बिल्कुल, और हज़ारों लोगों को इस वजह से इमदाद नहीं मिल सकी थी जो कि मुस्तहिक थे, चूंकि जो हमारे यहाँ प्रिज्म बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है वो उनके अंगूठों की शिनाख्त नहीं कर सका था। लोगों में बहुत कर पाया जाता था, चूंकि वो लोग एलिजिबल थे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और उसी वजह से कि एक वो फरसूदा टेक्नोलॉजी जिसको हम तर्क करने को तैयार नहीं है, और एक वो सिस्टम जिसको बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसे हम LES लाइट एमिटिंग सेंसर सिस्टम बोलते हैं, उसको अपडेट करके हम तमाम उन लोगों के मसाइल को हर सकते हैं, अपने डाटा को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कर सकते हैं। 5 से 6 माह की एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने एक पूरा सोल्यूशन भी मुख्तलिफ माहिरीन से बात करने के बाद बताया था कि सिर्फ नादरा को पहला स्टेप लेना होगा, स्टेज 2 के बजाय स्टेज 4 पर जाके उनको अपने सिस्टम को डेवलप करना होगा। और ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। और आप सुनकर हैरान होंगी, सिंध हुकूमत जो बैड गवर्नेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा
उसको तनकीद का सामना करना पड़ता है। वहां पर गोश्त असाजा की बहुत ज्यादा शिकायत थी, करोड़ों रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता था। उन्होंने LES बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए से 3 लाख के लगभग असाजा की उन्होंने वेरिफिकेशन की। 40,000 के लगभग गोश्त असाजा को पकड़ा गया, सिस्टम से निकाल दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, उन्होंने भी जरूरत को रियलाइज किया, चूंकि पाकिस्तान पोस्ट सालाना 13 लाख लोगों को पेंशन फराहम करता है, उसमें भी सालाना बहुत से फ्रॉड्स हुए, शिकायत आई कि अरबों रुपए वहां फ्रॉड होता है, उसको हमने ट्रांसपेरेंट और महफूज बनाना है। उन्होंने रिसेंटली जो मुझे इतलात मिली है LES सिस्टम को अडॉप्ट किया है, 1200 के लगभग डिवाइसेस दिए ताकि हम इस सिस्टम को सिक्योर करें। उसके बाद एक और हमारा अहम तरीन इदारा नेशनल सेविंग जो डायरेक्टरेट है वो भी इसी सिस्टम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन इतलात वहां से ये आ रही है कि वो पुराने फरसूदा निज़ाम के ऊपर पुरानी डिवाइसेस को लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उम्र सीधा लोगों के अंगूठों की शिनाख्त नहीं कर सकती, और वहां पर बहुत सी शिकायत आ रही है। उसको अब एक सिस्टम में लाने की भी कोशिश की जाएगी। एक मरकजी डेटाबेस होगा जिसमें तमाम जो नादरा के दफातर से मालूमात होंगी उसको एक सिस्टम में शेयर किया जाएगा, ये भी आप करेंगे? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली इसकी अब प्रॉपर्ली इसकी कैबिनेट की जानिब से मंजूरी दी गई है, अगरचे कि हमने बहुत सालों ताखीर की है। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ साल कबल एक पूरा सोल्यूशन प्रपोज किया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ ऐसी कंपनियां जो हमारे इन इदारों में मौजूद लोगों को कन्विंस करती हैं कि ये सस्ती डिवाइस है, आप इसको लीजिए और सस्ता सिस्टम है, इसके ऊपर कंटिन्यू कीजिए, वो बहुत वुल्नरेबल हो चुके हैं। उस फरसूदा सिस्टम की वजह से जो हमने गुड गवर्नेंस करनी थी, जो पायदार तरक्की के जरिए जो मावन साबित हो सकती थी, हम उससे भी महरूम है। चेयरमैन नादरा, चेयरमैन PTA, गवर्नर स्टेट बैंक और बिलखुसूस एहसास कैश प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानी निश्तर साहिबा, वो इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। उन्हें चाहिए कि लोगों की तकलीफ का मदावा करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि ओवरऑल जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको सिक्योर करने के लिए न सिर्फ नादरा के जो मुतलका कानून साजी है उसको जल्द अज जल्द होना चाहिए का सोहेल इन्होंने फैसला किया, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा ये सारा सिस्टम। सारे तहफुजात यकीनन उसमें भी दूर हो जाएंगे फिर। जी एग्जैक्टली, LES की बगैर तो LES की बगैर तो हम वोटिंग पर जा नहीं सकते। जो मौजूदा बायोमेट्रिक का सिस्टम है उसके ऊपर तो अंगूठों की शनाख्त और डाटा गैर महफूज होना, फिंगरप्रिंट का चुरा लेना, वो शिकायत है, उसके होते हुए तो हम इस सिस्टम पर जा नहीं सकते। अगर इस मुल्क में शफाफियत लानी है, पायदार तरक्की करनी है, मुल्क की सिक्योरिटी को हमने यकीनी बनाना है, तो हमें फिर जदीद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना होगी, LES टेक्नोलॉजी पर जाना होगा, नादरा को स्टेज 2 की बजाय स्टेज 4 पर अपने आप को अपग्रेड करना होगा, बहुत कम अरसा इसके लिए दरकार है, और रीड ऑन मेमोरी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का सॉल्यूशन पर जाना होगा। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की सलामती को सिक्योर कर सकती हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।